हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ रहे थे दोस्त। हम लोग मैसूर के बारे में जाने कि मैसूर का इतिहास जान गए कि मैसूर राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, मैसूर बना कैसे। तो हम लोग देखे थे कि दक्कन सल्तनत जो था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर वगैरह, तो वो सब मिल के विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देता है। उसी को हम लोग तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में पढ़े थे। और वही तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाएगा तो उसके अंदर छोटे छोटे राज्य जो थे, जैसे मैसूर थे, बेल्लौर था, तो ये सब जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। सोचे कि विजयनगर साम्राज्य में वो पावर रहा नहीं, तो वो अपने आप को अलग हो गए। तो इस तरह से मैसूर राज्य दोस्त तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर के पतन के बाद हुआ था। अब मैसूर में बताए थे आपको कि बडियार वंश का जो हिंदू राजा था वो उस समय से शासन करना शुरू करता है। और बडियार वंश का शासन चलते रहता है, चलते रहता है। उसी में एक आगे चल के एक राजा आता है, चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। और चिक्का कृष्ण राज द्वितीय दोस्त 1734 से लगभग 1766 ईस्वी तक राजा रहता है। लेकिन समझिए वो नाम का राजा रहता है। मुख्य रूप से जो उसका शक्ति का इस्तेमाल दोस्त कर रहा होता है कौन, उसका जो सेनापति रहता है वो शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था नंजराज देवराज। तो नंजराज जो सेनापति रहता है ना, उसी के अधीन हैदर अली नाम का एक व्यक्ति सैनिक के रूप में नियुक्त होता है। अब वो सैनिक के रूप में नियुक्त होता है तो धीरे धीरे क्या करता है कि वो तो बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन वो बहुत परिश्रमी था, बहुत कुशल था, लेकिन अशिक्षित था, फिर भी मैंने अच्छा सेना नायक था। तो वो अब मेहनत करता है, मेहनत करता है। और उसके बाद में फ्रांस का मदद लेता है, डिंडीगुल में शस्त्रागार का भी निर्माण करवाता है, आधुनिक शस्त्रागार का। फिर धीरे धीरे जाते जाते 1761 ईस्वी में क्या करता है कि नंजराज को साइड कर देता है और मैसूर का शासक खुद घोषित कर लेता है। तो इस तरह से मैसूर का राजा हैदर अली अब बन जाता है, मैसूर में शासन करने लगता है मुख्य रूप से। और बडियार वंश तो बैकग्राउंड में दोस्त चलते रहेगा। बडियार वंश जो मुख्य रूप से था मैसूर में, वो तो चलते रहेगा बैकग्राउंड में, लेकिन उसका कोई शक्ति नहीं रहेगा, वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा, हैदर अली लेगा। और हैदर अली कुछ ऐसा डिसीजन लेगा जिसके कारण अंग्रेज हैदर अली से टकराएगा, युद्ध करेगा। उसी को हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हैदर अली का जब मृत्यु हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पोटानोवा के युद्ध के बाद, तो टीपू सुल्तान आएगा। तो टीपू सुल्तान भी कुछ डिसीजन लेगा अंग्रेज के खिलाफ, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उससे भी युद्ध लड़ेगा, तो उसको भी साथ भी कुछ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। तो इस तरह से दोस्त 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीतेगा और अंग्रेज फाइनल मैसूर पर कब्जा करेगा। तो हम लोग देखे थे इसको, पूरा मैसूर का उत्पत्ति तो देख ही लिए थे। तो आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो कैसे हुआ, क्या कारण था उसका, क्या उसमें विशेषता था, क्या क्या घटना घटा उस युद्ध के दौरान, उसका क्या परिणाम हुआ। माने कि युद्ध जब हुआ तो उसके बाद कौन हारा, कौन जीता, उसके बाद क्या किया गया, क्या संधि हुआ, तो उसी को आज जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है दोस्त प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ। 2 साल तक, समझिए कि 2 साल तक युद्ध चलता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर, पहला बात ये ध्यान रखिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध लिखा हुआ है, तो आंग्ल का मतलब आप समझिएगा कि आंग्ल का मतलब दोस्त ये अंग्रेज को बोला जा रहा है। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, जो ब्रिटिश है। और मैसूर तो आप समझ रहे हैं कि मैसूर राज था, जो आज वर्तमान समय में जो कर्नाटक राज है उसी को उसमें मैसूर राज बोला जा रहा है। तो आंग्ल का मतलब अंग्रेज हो गया, मैसूर समझ रहे हैं आज का कर्नाटक राज। तो ये युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है दोस्त, अंग्रेज के बीच और मैसूर के राजा के बीच, मैसूर के शासक के बीच युद्ध चलेगा। तो इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर हम लोग देखते हैं 1767 से 69 तक 2 साल तक चलता है। तो ये इस समय मैसूर का राजा कौन है, 1767 ईस्वी में हैदर अली है और एक साइड में अंग्रेज है। तो इसमें दोस्त ये आपको एक बात बताए थे कि हैदर अली जब मैसूर में राजा बनता है 1761 ईस्वी में, और उससे पहले भी, तो वो क्या करता है, फ्रांस से दोस्ती करना शुरू करता है। फ्रांस के मदद से आधुनिक शस्त्रागार बनवाता है, फ्रांस से व्यापार करने की कोशिश करता है। तो अंग्रेज को ये सब चीज बुरा लगता है। अंग्रेज को लगता है कि अरे यार तुम मेरे मैसूर पर में अंदर इंटरफेयर करवा रहा है फ्रांस को। तो अंग्रेज देखते तो रहेगा नहीं, उसको लगा कि फ्रांस किस तरह से इसको मदद कर रहा है, तो हैदर अली से दुश्मनी हो जाता है अंग्रेज को। तो अंग्रेज भी कोई प्लान करता है। अंग्रेज सोचता है कि इसको तो कुछ इलाज करना पड़ेगा हैदर अली को। तो उसका जो देखिए कारण ही युद्ध का था। मालाबार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण ही था क्या कि मालाबार तट पर जो हैदर अली का पहुंच था, नियंत्रण आ गया था और मैसूर का फ्रांसीसियों से निकटता कारण बताया जा रहा था। इसमें देखिए बता रहे हैं आपको कि आपको बताए थे पिछले क्लास में कि मालाबार तट पर कौन नियंत्रण कब्जा कर लेता है, हैदर अली। क्यों कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमको अगर फ्रांस से व्यापार करते रहना है, फ्रांस से सामान वापस लाना है, तो हमको समुद्र के पास पहुंच होना बहुत जरूरी है। इसलिए मालाबार जो तट है दोस्त,
ये मालाबार तट है, दक्षिण भारत का ये नक्शा है। इसमें देखिए कि यहाँ मैसूर राज है, और मैसूर राज के समझिए कि आज के समय भी केरल उरल का जो राज देखिएगा, उसके साइड में केरल वगैरह का जो इलाका है, उसके जो तटीय कोस्ट को ही मालाबार तट बोलते हैं। तो उस पर अधिकार कर लेता है हैदर अली, और समुद्री व्यापार उसको अब एक्सेस हो जाता है, पहुंच हो जाता है आसानी से। तो इस तरह से फ्रांसीसियों से व्यापार करना शुरू कर देता है, मालाबार पर नियंत्रण कर लेता है। और अब इस तरह से अंग्रेज को बुरा लगता है कि तुम लोग ये मालाबार तट पर व्यापार कर रहा है, पहुंच कर लिया है, और उसके बाद फ्रांसीसियों से व्यापार कर रहा है, और उसके बाद मद्रास, यहाँ मद्रास में आपको पता है अंग्रेज बैठा हुआ है। तो वो भी सोचता है कि कुछ हमको करना चाहिए हैदर अली के खिलाफ। तो जानते क्या करता है, इसका युद्ध का विशेषता में देखिए कि लिखा हुआ है कि परम में अंग्रेज मराठा और निजाम, अंग्रेज मराठा और जो निजाम है एक साथ रहते हैं। तो अंग्रेज मराठा निजाम एक साथ रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, जैसे में देखिए अंग्रेज जो है, यहाँ आपको बताया था कि मैसूर राज था, मैसूर राज के आसपास में क्या कौन सा राज था, यहाँ मराठा का शासन चल रहा था, यहाँ निजाम का शासन चल रहा था, नीचे मद्रास में अंग्रेज था ही खुद। तो इस तरह से अब मद्रास चाल चलेगा, अब उसको पता है कि जो जितना भी राज है, मराठा है, निजाम हैदराबाद का है और मैसूर है, तीनों के बीच एकता तो है नहीं। और मैसूर किससे सपोर्ट ले रहा है, फ्रांस से। तो हम क्या करते हैं, इसी में फुट डालने की कोशिश करते हैं, मराठा को कुछ बोलेंगे और निजाम को कुछ बोलेंगे हैदराबाद को, और हमारे साथ अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अंग्रेज जो शुरू में अंग्रेज जो है मराठा को मिलाने की कोशिश करता है और निजाम को भी अपने साथ करने की कोशिश करता है। निजाम के साथ एक कहानी जुड़ा हुआ है दोस्त, कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध जब जीता था ना अंग्रेज, तो निजाम को, हैदराबाद को जो निजाम था उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको लगता है कि अंग्रेज जो है बहुत शक्तिशाली है, देखो 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध जीत गया है। तो निजाम को डर लगा रहता है इससे, मराठा से। निजाम को डर लगता है, हैदराबाद को डर लगता है कि मराठा, जो आपको पता है मराठा का इस समय जो 1761 के बाद वहां पेशवा है माधवराव। तब जब 1761 के ईस्वी में हम लोग देखेंगे आगे भविष्य जब पढ़ेंगे मराठा, तो उसमें देखेंगे 1761 में बालाजी बाजीराव द्वितीय जी रहते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध में हार जाते हैं। तो तीसरा युद्ध में जब हार जाते हैं तो उनको जो अपना समझिए कि जो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे उसको बहुत ज्यादा धक्का पहुंचता है, उसको लगता है कि मेरा जो पावर है कम हो गया है। तो उसके बाद जो माधवराव आएगा ना पेशवा बन के, बालाजी बाजीराव द्वितीय के बाद, मराठा का जो पानीपत का हार हुआ था पानीपत में, उसके बाद जो माधवराव पेशवा बन के आएगा, तो वो बहुत माने अलग टाइप से आएगा, जोश खरोश में आएगा। वो सोचेगा कि जो मेरा पीछे सब जो अथी है, नेतृत्व है, मेरा जो चरित्र है चूर चूर हो गया है कि हम हार गए हैं, तो उसको फिर से वो वापस करने की कोशिश करेगा। उसी वजह में वो क्या करेगा, साम्राज्य विस्तार करेगा, आसपास के इलाका पर आक्रमण करना शुरू करेगा माधवराव। तो सबको डर लगा हुआ रहता है। यहाँ दोस्त मैसूर पर भी बहुत सारा माधवराव से आक्रमण होता है, निजाम जो हैदराबाद का है उस पर भी आक्रमण होता है। तो निजाम को डर लगा रहता है हैदराबाद वाला को कि माधवराव अभी एकदम फॉर्म में है, क्या कि उसको हार मिल चुका है उससे पहले 1761 ईस्वी में, उसका पहले वाला पेशवा हार चुका है, तब उसका साम्राज्य बहुत सारा खो गया है, तो फिर से बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मेरा भी राज्य पर आक्रमण कर सकता है, तो डर रहता है उसको। अब मैसूर पर भी आक्रमण करता है मराठा माधवराव के नेतृत्व में। तो देखिए यही डर से निजाम जो है ना एक संधि कर लेता है अंग्रेज के साथ, सोचता है कि अंग्रेज मजबूत है, देखो 1764 ईस्वी में हरा दिया बंगाल के बक्सर के युद्ध में, तो हम उसी से संधि कर लेते हैं, अंग्रेज का संरक्षण ले लेते हैं। तो हम किससे बच जाएंगे, माधवराव से बच जाएंगे, मराठा हमको पर आक्रमण नहीं करेगा। तो निजाम जो है संधि कर लेता है कि अंग्रेज को बोलता है कि जो उत्तरी सरकार जो यहाँ इलाका है, इस साइड का जो पश्चिमी समुद्र, पूर्वी समुद्र तट है ना, उसको अगर बांटिएगा, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे भूगोल में, तो नीचे वाला इलाका को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और यहाँ उड़ीसा के आसपास वाला और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र को दोस्त उत्तरी सरकार बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार जिसको बोलते हैं इलाका को। तो उत्तरी सरकार जो है अंग्रेज को दे देता है निजाम। निजाम बोलता है ना, हैदराबाद बोलता है अंग्रेज भाई साहब आप उत्तरी सरकार पर कब्जा कर लीजिए, लेकिन भविष्य में जब मराठा के जो पेशवा भी माधवराव है उसके साइड से अगर आक्रमण होगा ना मेरे ऊपर, तो आप हमको संरक्षण दीजिएगा, आप हमको बचाइएगा। तो अंग्रेज भी बोलता है चलो टेंशन न लो, हम तुमको सुरक्षा देंगे। तो निजाम यही खुश में रहता है। तो इसीलिए निजाम भी शुरुआत में सपोर्ट कर देता है अंग्रेज को, और मराठा से भी सपोर्ट ले लेता है, अंग्रेज सपोर्ट ले लेता है, सोचता है मराठा को भी किसी तरह से मिला लेता है अपने साइड। तो इस तरह से शुरू में जब युद्ध होता है ना दोस्त, तो शुरू में समझिए कि ये तीनों लोग हैं, बताइए अंग्रेज है, मराठा है, निजाम है। जब युद्ध शुरू होता है तो शुरू में तो समझिए कि हार माने मैसूर कमजोर ही पड़ेगा शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि बाद में जो ये आपको बताया था कि हैदर अली अशिक्षित जरूर था, लेकिन जानते हैं कूटनीतिक था, बहुत ज्यादा चालबाज था, बहुत ज्यादा समझिए कि सैन्य कुशलता तो इसके अंदर था ही, राजनीतिज्ञ था बहुत बड़ा। तो ये क्या करता है, सबको, ये जो मराठा और निजाम को अपने साइड जो अंग्रेज मिलाया था ना, इसको
पूरा पासा ही पलट देगा। अभी क्या करेगा, बाद में मराठा जो है ना, मराठा को तटस्थ कर देगा। पहले बोलेगा मराठा को किसी तरह से समझा के, हैदर अली मराठा को बोलेगा कि आप युद्ध में क्या लड़ रहे हैं, साइड हो जाए, अंग्रेज के क्यों समर्थन दे रहे हैं। किसी तरह से उसको समझा के अपना कूटनीतिक चाल चल के मराठा को पहले युद्ध से साइड कर देगा। उसके बाद में निजाम जो हैदराबाद का सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था, उसको भी चाल चल के अपने साथ मिला लेता है हैदर अली। कोई चाल चला होगा हैदर अली, कोई दिमाग लगाया होगा उसमें, तो इस तरह से निजाम को भी अपने साथ कर लिया। अब बताइए कि जो अंग्रेज सोच रहा था कि मराठा निजाम खुले रूप से हमको सपोर्ट करेगा, आप किसको सपोर्ट कर, मराठा को तो साइडे कर दिया, बोला वो युद्ध में भागे नहीं लेगा, और निजाम को अपने साइड कर लिया। तब यहाँ हैदर अली मजबूत हो गया। अब हैदर अली क्या करा कि बहुत मैंने अंग्रेज उछल रहा था अभी तक, तब हैदर अली जो इसका मद्रास है अंग्रेज का, उसी पर कर देता है आक्रमण। ये दोनों मिलके, निजाम और हैदर अली मिलके मद्रास पर आक्रमण कर देता है। अब बताइए हैदर अली जब मद्रास पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज का मार पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है मार पड़ेगा, काहे कि इस साइड में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अंग्रेज को, ना मराठा सपोर्ट कर रहा है, ना निजाम सपोर्ट कर रहा है। तो हैदर अली आराम से पीटता है इसको, अंग्रेज को जाके। तो अंग्रेज के बारे में आपको एक बात बताए थे, पहले क्लास में ही बताए थे कि उसका मेथड ही था कि पहले युद्ध लड़ेगा, और जब उसको मार पड़ने लगेगा, हार होने लगेगा, तो वो संधि कर लेगा, बोलेगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, संधि कर लो, गलती हो गया, अब हम लोग फिर से व्यापार करेंगे, पहले जैसा स्थिति कर लेंगे स्थिति। तो वही संधि होता है दोस्त, उसका परिणाम होता है संधि की, मद्रास का संधि हो जाता है। कहा कि मद्रासे पर आक्रमण किया था तो मद्रासे में संधि भी हो जाता है। तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास का संधि हो जाता है हैदर अली और अंग्रेज के बीच। तो इसमें जो संधि होता है ना, तो इसमें बोला जाता है, पहले क्या बोलेगा, यही नहीं बोलेगा कि जो तुम क्षेत्र पर मेरा कब्जा कर लिया उसको वापस दे दो भाई, और कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारा क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। तब विजित जो क्षेत्र था ना, जो हैदर अली विजय किया था, और शुरू में अंग्रेज भी विजय किया था, तो वो क्षेत्र का आदान प्रदान किया जाता है, विजित क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। और अन्य राज्यों, अब बोला गया, बताइए यहाँ मैसूर जीता है, हैदर अली जीता है इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्त, ये हैदर अली के पक्ष में हुआ है। तो हैदर अली कुछ शर्त रखेगा ना अंग्रेज के ऊपर, तो वो शर्त क्या रखेगा, बोलेगा ना कि अगर मैसूर पर आक्रमण भविष्य में किसी दूसरे राज्य से होता है तो अंग्रेज को समर्थन करना पड़ेगा, हैदर अली को, मैसूर राज्य को। मैंने कि बोला कि देखो अब तुमको पर तो हमला करके अभी हम हरा दिए प्रथम करना आंग्ल मैसूर युद्ध में, अब तुम हमसे संधि कर लो, अगर आसपास का इलाका अगर भविष्य में हमको पर हमला करेगा ना तो तुम हमको सपोर्ट करना। हैदर अली बोल रहा है अंग्रेज को कि तुम सपोर्ट करना हमको। तो अंग्रेज शुरू में मान जाता है, सोचता है कि अभी मार पड़ रहा है, मान जाओ जो बात बोल रहा है, तो मान जाता है। तो अब देखिए दूसरा, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर हम लोग देखें कि संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति हो जाता है। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1780 में शुरू होता है, 84 तक चलता है, ये 4 साल तक चलता है दोस्त। तो इसमें कारण क्या होता है कि जो 17 आपको बताया थे कि पेशवा बना हुआ है वहाँ माधवराव, मराठा का पेशवा बना हुआ है, वो फॉर्म में है, कहा कि उसका पहले साम्राज्य का समझिए कि जो चरित्र है उस पर धब्बा लग चुका है कि 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तुमको हरा दिया है, बालाजी बाजीराव द्वितीय जो उसका पेशवा था पिछला वाला, तो उसको हरा दिया है। तो माधवराव वही जो चरित्र जो उसका खराब हो गया है ना, उसको वापस करने के चलते वो आसपास के इलाका पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है जो पहले वाला मेरा जो इमेज था वही बन जाए फिर से। तो माधवराव उसी फेर में क्या करता है, आक्रमण कर देता है, किस पर, मैसूर पर आक्रमण कर देता है फिर से। जो यहाँ मराठा है, मराठा जो है ना दोस्त, यहाँ मराठा है, यहाँ मैसूर है, तो यहाँ माधवराव पेशवा बना हुआ है। तो मैसूर पर 1771 ईस्वी में आक्रमण कर देता है। 1771 ईस्वी में मैसूर पर मराठा सेना जो है मैसूर पर आक्रमण कर देता है। तो जब अब बोला गया था मद्रास के संधि में क्या, हैदर अली बोला था कि अगर कोई राज हमको पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज भाई साहब आप हमको मदद करिएगा के, लेकिन जानते हैं अंग्रेज क्या करता है, नहीं मदद करता है। अंग्रेज इस संधि का उल्लंघन कर देता है। अंग्रेज बोलता है हम नहीं मदद करेंगे तुमको, जाओ, तुमको पर मराठा आक्रमण किया है, अच्छा बात है, तुम हार जाओ उसके हाथे। तो अंग्रेज जो है ना मद्रास के संधि का उल्लंघन कर देता है। मद्रास के संधि में लिखा गया था कि अंग्रेज मदद करेगा हैदर अली को, लेकिन मदद तो किया नहीं। तो इसलिए अब हैदर अली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हैदर अली फिर क्या करेगा, पुराना दोस्त अपना फ्रांस को खोजेगा, बोलेगा कि चलो ठीक है तुम मदद नहीं कर रहा है, तो हम फिर फ्रांस से अपना दोस्ती बढ़ाते हैं। तो फ्रांस से फिर दोस्ती करना शुरू करेगा। अब ये क्या करेगा, हैदर अली सेना के बंदूक, सोरा, जो बम बनाने वाला आपको बताए थे, सोरा जिसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं, तो इससे बम उम बनता था, गोला बारूद बनता था, तो ये सब का आयात करना शुरू करेगा। किससे, फ्रांस से। फ्रांस से बोलेगा कि देखो अंग्रेज तो अपना संधि का उल्लंघन कर दिया, हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप ही एक है जो सपोर्ट करिएगा, तो आप हमको बहुत सारा चीज दीजिए, आधुनिक हथियार, बंदूक वगैरह दीजिए, और उसके बाद में बंदूक सब हथियार फ्रांस से आयात करना शुरू करता है। तो फ्रांस का एक व्यापारिक केंद्र रहता है दोस्त, माहे। तो माहे
आपको पता होगा कि फ्रांस को जब पांडिचेरी के युद्ध में हराया था अंग्रेज, तो वो 3-4 जगह रह गया था। माहे जो आपको केरल में एक जिला मिलेगा, यनम जो आंध्र प्रदेश में मिलेगा, पांडिचेरी और कराईकल जो तमिलनाडु में जिला मिलेगा। था यही जो माहे है ना, यहाँ पे फ्रांस का व्यापारिक केंद्र आता है। तो यहीं से व्यापार करना शुरू करता है हैदर अली, सामान मंगाना शुरू करता है, युद्ध वाला, बहुत सारा युद्ध वाला सामान मंगाना शुरू करता है। तो अंग्रेज के फिर आंख लगता है, अंग्रेज को लगता है कि अब फिर देखो ये फ्रांस से सहायता ले रहा है। तो अंग्रेज जब फ्रांस से सहायता ले रहा है तो अंग्रेज को फिर गुस्सा बढ़ता है, अरे भाई जब अंग्रेज को जब इतना सोच रहा है कि क्यों फ्रांस से सहायता ले रहा है, तो तुमको मदद करना चाहिए था। जब पेशवा आक्रमण किया था हैदर अली पर, तुम मदद नहीं किया, जो मद्रास का संधि है उसका उल्लंघन किया, तभी तो हैदर अली फिर फ्रांस से सहायता लेना पड़ रहा है उसको। तो इसी का जो दोस्त देखिए, इसका विशेषता में देखिए एक पॉइंट कि हैदर अली अंग्रेज के विरुद्ध मराठा और निजाम से गठबंधन करेगा। फिर से क्या करेगा, पेशवा तो आक्रमण कर देगा 1771 ईस्वी में। तो आपको पता है कि 1772 ईस्वी में माधवराव का मृत्यु हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाता है माधवराव को, और माधवराव का मृत्यु हो जाता है। तो फिर जो लड़ाई जो है ना मराठा और मैसूर के बीच ठप हो जाता है। अब मराठा के तरफ से मैसूर पर आक्रमण थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि माधवराव का 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गया। वो मराठा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर क्या करेगा हैदर अली, फ्रांस से सहायता, बहुत सारा युद्ध वाला सामग्री इकट्ठा कर लेगा आयात करके, और उसके बाद क्या करेगा जानते हैं, अंग्रेज के विरुद्ध चाल चलेगा और मराठा को अपने साइड मिलाएगा और निजाम से गठबंधन कर लेगा। जो हैदराबाद जो राज्य था आसपास का, उसको से गठबंधन कर लेगा और मराठा से गठबंधन कर लेगा। और मैसूर समझिए कि हैदर अली कितना मजबूत हो जाएगा, दोनों राज्य को अपने पक्ष में मिला लिया है, दूसरा आंग्ल मैसूर फिर में। तब इसके बाद अब क्या करेगा, कर्नाटक पर आक्रमण कर देगा। कर्नाटक पर आक्रमण करके आरकोट पर कब्जा कर लेगा हैदर अली। कर्नाटक जो दोस्त अभी देखिए आपको बता रहे हैं तो कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आपकी, चाहे ये कर्नाटक बोल रहा है, पहले भी मैसूर बोल रहा था। तो आप यहाँ क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए ये जो भारत का मैप है ना दोस्त, दक्षिण भारत का, यहाँ समझिए कि मैसूर था जो आज के समय में कर्नाटक है। और उस जमाना में जो कर्नाटक बोला जा रहा है, उस समय जो कर्नाटक बोला जा रहा है, वो आज मद्रास का जो इलाका है ना पूरा, ये मद्रास का इलाका, यहीं पे मद्रास भी है। और ये पूरा तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में, इसको कर्नाटक बोला जाता था। उस समय का कर्नाटक बोला जाता था तमिलनाडु, आज को जो तमिलनाडु है उसको। और इसका राजधानी आरकोट था दोस्त, इसका राजधानी आरकोट था। इसके बारे में बोला जाता है कि जो आरकोट और कर्नाटक ही हैदराबाद से ही निकला था। जो निजाम का जो हैदराबाद है ना, इसका ही शासन यहां तक चलता था, लेकिन इसमें से ही निकल के कर्नाटक में आप युद्ध करना, कर्नाटक पर राज करना शुरू करता है एक स्वतंत्र राजा, और वो समझिए हैदराबाद के अधीन ही रहता है। लेकिन हैदराबाद का जब पतन हो जाता है तो कर्नाटक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और कर्नाटक पर समझिए कि यहाँ मद्रास है, तो कर्नाटक पर किसका कब्जा रहेगा, किसके पक्ष में रहेगा राजा उसका, समझिए कि अंग्रेज के पक्ष में ही रहेगा। तो इस तरह से कर्नाटक पर अंग्रेज का कब्जा रहता है। इसके बारे में भी हम लोग जब कर्नाटक युद्ध पढ़े थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध में किस तरह से अनवरुद्दीन को मार देता है, चंदा साहब को राजा बनाता है फ्रांस। लेकिन फिर से चंदा साहब, अब ये इलाका पूरा मद्रास के आसपास है, तो फ्रांस कितना दिन सपोर्ट करेगा चंदा साहब को। फिर चंदा साहब अंग्रेज से ही समझौता कर लेता है। तो अंग्रेज के समझिए कि कठपुतली के रूप में एक कर्नाटक काम करते रहता है उसमें से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद से। तो इस तरह से कर्नाटक यहाँ है, ध्यान रखिएगा। तो इसी कर्नाटक पर मैसूर क्या करता है, आक्रमण कर लेता है। किसके साथ मिलके, हैदराबाद के साथ और निजाम के साथ मिलके, हैदराबाद के साथ और मराठा के साथ मिलके। तो फिर अंग्रेज को लगता है कि ये लोग साला कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया है, ये कर्नाटक को तो संरक्षण हम दे रहे हैं। तो बुरा लगता है अंग्रेज को। तो शुरू में जो अंग्रेज, खूब अंग्रेज का मार पड़ता है। जो कर्नल बेली नाम का एक कर्नल रहता है 1781 ईस्वी में, तो जब प्रथम बार हमला करता है ना हैदर अली, तो समझिए कि बेली हार जाता है, समझिए कि बेली का पराजय हो जाता है और अच्छा से आक्रमण कर लेता है कर्नाटक के ऊपर। तो उसके बाद में समझ में अंग्रेज को लगता है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब कर्नाटक युद्ध याद करिए, बॉन्डीवास का युद्ध में कौन था सेनापति, आयरकुट। अब वो आयरकुट को ही बुलाता है, सोचता है आयरकुट ही कुछ कर सकता है हैदर अली को, इलाज आयरकुट ही करेगा। क्योंकि आयरकुट बहुत ऊंचे नेतृत्व वाला व्यक्ति था, बहुत सोच सूझबूझ वाला व्यक्ति था, बहुत अच्छा से युद्ध को स्ट्रेटेजी करता था, प्लान करता था। तो इसलिए अंग्रेज का नेतृत्व अब समझिए कि इसके बाद कौन संभाल रहा है, आयरकुट संभाल रहा है। तो आयरकुट जब संभालना शुरू करेगा तब ये क्या करेगा, ये कूटनीतिज्ञ भी है, बहुत ज्यादा राजनीतिज्ञ भी है। तब ये सबसे पहले जो हैदर अली को सपोर्ट कर रहा है मराठा और निजाम, इसी को साइड कर देगा, मराठा और निजाम को अलग कर देगा हैदर अली से। अब हैदर अली अकेले पड़ गया है। अब हैदर अली के साथ कौन है, आयरकुट आया है, अब नेतृत्व कर रहा है अंग्रेज सेनापति का, और मराठा और निजाम को साइड कर दिया। तो मराठा निजाम को जब साइड कर देगा तो हैदर अली अकेले पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हैदर अली को एक बार हार का सामना करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का जब युद्ध हुआ था ना, तो हैदर अली पराजित हो गया था।
आयरकुट से। जो सर आयरकुट जो अंग्रेज का सेनापति था, उससे समझिए कि पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली हार जाता है और उसी युद्ध में घायल हो जाता है दोस्त। और उसके बाद 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। और हैदर अली की मृत्यु हो जाता है तो उसके बेटा टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े थे। टीपू सुल्तान उस युद्ध का नेतृत्व संभालता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है उसका नेतृत्व संभालता है और युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है। टीपू सुल्तान जानते हैं कि बहुत सशक्त ये भी है आर्मी के मामले में, ये भी युद्ध अच्छा से लड़ता है। तो ये समझिए कि आयरकुट से दबता नहीं है, ये दोनों युद्ध लड़ता है, बराबरी का युद्ध पर समाप्त होता है, न कोई जीतता है न कोई हारता है। और उसके बाद एक विशेषता और याद रखिएगा कि जब कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट याद करने की कोशिश करिए कि 1780 से 84 ईस्वी तक है। तो आप याद करिए कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था और 1785 ईस्वी तक रहता है। तो समझिए कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स रहेगा। अब वारेन हेस्टिंग्स रहता है गवर्नर जनरल उसी समय। और उसके बाद में इसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध तो बराबरी पर समाप्त हुआ, परिणाम हुआ मैंगलोर की संधि होता है दोस्त मार्च 1784 ईस्वी में। और दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र को वापस लौटा देते हैं। जैसे में शुरू में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था हैदर अली, उससे वापस हो जाता है। कुछ क्षेत्र मद्रास जब आयरकुट के नेतृत्व में आया था, तब जब पोर्टोनोवा का युद्ध में हराया था हैदर अली को, तो अंग्रेज भी कुछ क्षेत्र कब्जा कर लेता है, तो ये भी वापस कर देता है मैसूर का, क्योंकि युद्ध बराबरी पर खत्म हुआ है, कोई इस युद्ध में हारा नहीं है। तो इसलिए मंगलोर की संधि जो है ना, इसमें दोनों जो पक्ष एक दूसरे से जीते थे क्षेत्र, तो दोनों को एक दूसरे को सौंप देते हैं। तो इस तरह से दोस्त हम लोग दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बारे में पढ़े। अब उसके बाद में अब देखिए, अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय समझिए हैदर अली का तो काम समाप्त हो गया। अब यहां से टीपू सुल्तान ही राजा रहेगा मैसूर का, अब वही अंग्रेज से लड़ेगा। अब तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, इसका कारण क्या बनता है कि तीसरा युद्ध हो जाता है। मान लीजिए यहां तो शांति समझौता हो गया भाई, मैंगलोर का शांति समझौता हो गया, संधि हो गया कि आप अपना अपना क्षेत्र वापस कर दो, युद्ध बराबरी पर खत्म हो गया। लेकिन टीपू ने अंग्रेज के सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। टीपू अब कुछ एक्स्ट्रा काम कर देता है। जब टीपू बन गया था राजा 1782 ईस्वी में मैसूर का, तो टीपू क्या करता जानते, इसका पुराना दुश्मनी रहता है टीपू का त्रावणकोर से। त्रावणकोर जो केरल का सबसे दक्षिणी भाग में इलाका में जाइएगा तो उनमें क्या था कि इसका दुश्मनी क्या रहता है मैसूर का। टीपू सुल्तान सोचता है कि जो बहुत पुराना जो कन्नूर नाम का जगह था ना, डच से ले लिया था, कौन, पुर्तगाल से ले लिया था वो त्रावणकोर, लेकिन वो जो कन्नूर जगह था वो मैसूर का जगह था, मैसूर का जागीर था। तो वो जगह समझिए कि त्रावणकोर का जो राजा है ना खरीद लेता है पुर्तगाल से, कन्नूर नाम का जगह। तो इसको बुरा लगते रहता है टीपू सुल्तान को कि जो मेरा इलाका है ये त्रावणकोर का राजा क्यों खरीद लिया है। ये हम मांगते रहता है टीपू सुल्तान त्रावणकोर से कि मेरा जो इलाका है ये वाला जो कन्नूर वाला जो हमको वापस कर दो। तो त्रावणकोर के तरफ से सपोर्ट करते रहता है अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज का ये बहुत ज्यादा व्यापारिक केंद्र रहता है, यहाँ से काली मिर्च का व्यापार करता है। त्रावणकोर समझिए कि मात्र एक ऐसा स्थान था जहां से अंग्रेज काली मिर्च का व्यापार करता था, तो इसलिए अंग्रेज का सपोर्ट रहता है। त्रावणकोर के राजा भी घमंड में रहता है, सोचता है हमारा साइड तो अंग्रेज है, बोलता है टीपू को कि हम नहीं देंगे तुमको कन्नूर, काहे देंगे तुमको, हमारे साथ अंग्रेज का समर्थन है। तो टीपू बोलता है कि ठीक है नहीं देगा, तब हम तो राजा बन गए, हमारा अब हम क्या करेंगे, हम आक्रमण करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो टीपू अंग्रेज के जो सहयोगी था त्रावणकोर उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। अब आक्रमण कर देगा तो अंग्रेज शांत बैठेगा नहीं ना, क्योंकि अब त्रावणकोर पर जब आक्रमण किया है तो इसका व्यापार भी ठप पड़ जाएगा अंग्रेज का, क्योंकि मात्र यही एक दक्षिण भारत में जगह था जहां से काली मिर्च का व्यापार करता था अंग्रेज। तो अंग्रेज क्या करता है, मैसूर पर आक्रमण कर देता है। अंग्रेज इसका सहायता करता है त्रावणकोर का, और मैसूर पर आक्रमण कर देता है। और निजाम जो मराठा, आपको बता ही रहे हैं कि एकता तो है नहीं मराठा में और निजाम में और मैसूर में, तीनों में एकता तो है नहीं। क्योंकि मैसूर जब टीपू सुल्तान के नेतृत्व में आया है ना तब और मजबूत हो गया। टीपू सुल्तान समझिए कि बहुत ज्यादा मजबूत शासक के रूप में उभरा है मैसूर का, और वो भी अपना क्षेत्र विस्तार अब करना शुरू कर रहा है। अब देखिए अभी त्रावणकोर पर हमला किया है, हो सकता है भविष्य में मराठा पर भी हमला कर दे, निजाम पर भी हमला कर दे, तो दोनों का डर लगा रहता है और दोनों मिलकर अंग्रेज को समर्थन दे देता है। मराठा और निजाम अंग्रेज को बोलता है कि हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, कोई टेंशन न लीजिए। तो मैं अब निजाम और मराठा जब अंग्रेज को सपोर्ट कर देगा और अंग्रेज खुद आक्रमण कर दिया मैसूर पर, तो ऑब्वियस सी बात है टीपू सुल्तान का हार होगा दोस्त। तो टीपू की इसमें हार हो जाता है इस युद्ध में, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1790 से 92 ईस्वी में जो हुआ था ना, उसमें टीपू का हार हो जाता है। और जब हार होगा तो आपको पता है कि जो जीता है वो बहुत सारा बात मनवाने की कोशिश करेगा हारा हुआ राजा से, तो अपमानजनक संधि इसके ऊपर थोप दिया जाता है टीपू सुल्तान के ऊपर। तो टीपू सुल्तान के समय भी पूछा जा सकता है आपको कि टीपू सुल्तान जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें कौन गवर्नर जनरल था बंगाल का? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्त, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही के नेतृत्व में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा था। तो इस तरह से याद रखिएगा इतना पॉइंट। उसके बाद परिणाम क्या हुआ आपको बताए हैं कि टीपू का जब हार हो जाएगा तो क्या करेगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होगा, संधि हो जाएगा। अब इस संधि जानते हैं अपमानजनक संधि था, माने कि अंग्रेज के पक्ष में था, टीपू के विपक्ष में था। अब विपक्ष में क्या होता है कि मैसूर का आधा हिस्सा, लगभग 50% जो मैसूर इतना बड़ा मान लिया जाए राज है, इसका लगभग आधा हिस्सा 50% ये लोग मिलके, अंग्रेज, निजाम और मराठा मिलके अधिग्रहित कर लेता है इसका। अब बताइए इतना छोटा इलाका बचा है मैसूर का, अब इतना पर कब्जा कर लिया अंग्रेज, निजाम, हैदराबाद मिलके, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हरा के टीपू को। और उसके बाद में क्या किया कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपया का भी मांग कर देता है अंग्रेज। अंग्रेज बोलता है कि टीपू सुल्तान को कि पहले तुम युद्ध छेड़ा था, तुम त्रावणकोर पर हमला तुम किया, उसके बाद हमको गुस्सा आया तो हम तुम्हारे ऊपर हमला किए, हमको भी हमला करना पड़ा था, लड़ाई में बहुत सारा जान माल का हानि हुआ है, तो वो पैसा तुमको भरपाई करने पड़ेगा भाई। तो टीपू सुल्तान को बोला जाता है कि 3 करोड़ रुपया तुम हमको दो, काहे कि इतना ज्यादा हमको नुकसान हुआ है। अब टीपू सुल्तान क्या बोलता है कि 1.5 करोड़ रुपया तो उस समय दे देता है, लेकिन उतना सारा पैसा और 1.5 करोड़ रुपया नहीं दे पाता है। वो बोलता है कि ठीक है हम किस्त में तुमको चुका देंगे। तो अंग्रेज बोलता है किस्त में चुका देगा तो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ हमको पास तुम्हारा सामान रहेगा तब तो हमको भरोसा रहेगा कि तुम किस्त में चुका देगा। तब बताइए कि टीपू सुल्तान का 2 बेटा रहता है, उसको बंदी बना के अंग्रेज लेके चल जाता है कि जिस दिन किस्त तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना तो तुमको बेटा के हम छोड़ देंगे। तो टीपू सुल्तान किसी भी तरह से किस्त को चुकाता है, अपना बेटा को फिर वापस छोड़ा लेता है। तो इस तरह से दोस्त जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, तो इसमें टीपू का प्रभावशाली जो था वहां दक्षिण भारत में, उसको नष्ट हो जाता है, माने कि, और उसके बाद में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आप खुद सोचिए कि इसमें टीपू का हार हो गया है, आधा राज चला गया है, 3 करोड़ रुपया भी इससे ले गया, 2 बेटा भी लेके गया है इसका पकड़ के युद्धबंदी बना के, और समझिए कि लगभग आधा इलाका है। तो क्या होगा, टीपू सुल्तान का क्या हो गया, आधा इलाका पर कब्जा, माने कि प्रभाव था वो कम हो गया। अब ब्रिटिश वर्चस्व धीरे धीरे दक्षिण भारत में बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन एक बात बोला जाता है टीपू सुल्तान के, हार भले गया था टीपू सुल्तान, लेकिन टीपू सुल्तान का दोस्त एक कथन था। टीपू सुल्तान का एक कथन क्या था कि वो बोलता था कि हम पूरा जिंदगी भेड़ की तरह नहीं जी सकते हैं, इससे अच्छा है कि एक दिन हम शेर की तरह जिंदगी जिएंगे। इसीलिए कभी कभी बोल दिया जाता है टीपू सुल्तान का मैसूर का, समझिए कि लायन ऑफ मैसूर बोला जाता है, मैसूर का शेर बोल दिया जाता है टीपू सुल्तान को। और इसी समय जो कॉर्नवालिस है ना, कॉर्नवालिस भी एक कथन बोलता है, क्योंकि देखिए निजाम और मराठा सपोर्ट न कर रहा है अंग्रेज को, तो निजाम मराठा सपोर्ट कर रहा है। बताइए दोनों का समर्थन लेके मैसूर, इतना बड़ा टीपू सुल्तान, इतना घमंड वाला राजा, ऐसा बोलने वाला कि हम एक दिन शेर की तरह जिएंगे, उसको हरा दे रहा है। तो कॉर्नवालिस भी बोलता है एक बात, बोलता है कि हम अपने जो दुश्मन को कमजोर भी कर दिए, दोस्त को मजबूत भी नहीं होने दिए। समझ रहे हैं ना, कॉर्नवालिस बोलता है कौन चीज, दुश्मन कौन है मैसूर, उसको कमजोर भी कर दिया, हरा भी दिया युद्ध में, और जो दोस्त था इसका, जो निजाम था, मराठा था, ये दोनों को मजबूत भी नहीं होने दिया। ऐसा इलाका माने कि जीतता है तो आधा इलाका तो कब्जा करता है, लेकिन इसमें से मुख्य इलाका जो है ना अंग्रेज अपने पास रख लेता है, और जिसमें से कोई राजस्व नहीं मिलेगा, एकदम अनफर्टाइल लैंड समझिए, वो दे देता है मराठा को और निजाम को, वही लेके वो खुश हो जाता है, वही समझिए लेके खुश हो जाता है मराठा और निजाम। तो मराठा और निजाम जब खुश हो जाता है अनफर्टाइल लैंड लेके, उससे क्या फायदा उसको मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कमजोर कर दिया अपना दुश्मन को भी, और मजबूत नहीं होने दिया अपना दोस्त को भी, मजबूत नहीं होने दिया। अब इसके बाद दोस्त चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें दोस्त यहाँ जगह नहीं है, तो थोड़ा सा मैं मिटा के आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा देता हूँ यहाँ। तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर लास्ट युद्ध है दोस्त, और इसमें किस तरह से अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को हराकर पूरा का पूरा मैसूर को अपने अधीन कर लेगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो समझिए कि यहां देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 ईस्वी में दोस्त। ये मात्र 1 ही साल का युद्ध था। समझिए कि अप्रैल में शुरू होता है और मई में खत्म हो जाता है युद्ध 1799 ईस्वी में, मात्र 1 महीना का युद्ध चलता है। तो इसका कारण क्या रहता है दोस्त, अब टीपू सुल्तान बताइए कि हार चुका है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार हो गया है, तो एक क्या करेगा,
कारण देखिए कि चतुर्थांग मैसूर युद्ध का क्या कारण बन रहा है। तो टीपू सुल्तान जब हारा ना, तो ये अपमानजनक जो संधि था इसको बुरा लग रहा था। बताइए टीपू सुल्तान किस टाइप का लीडर था, नेता था। वो सोचता था कि हम साला मैंने घमंड, मैंने अपना साहसी नेता था, उसका सारा का सारा चरित्र खराब हो गया तीसरा युद्ध में। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो ये फ्रांस के साथ फिर अपना नजदीकी बढ़ाएगा, फ्रांस के साथ निकटता, और फ्रांस के साथ नजदीकी बढ़ा रहा था, कारण पहला बन रहा था। और दूसरा चीज एक और बोल दिया जाता है बेलेजली के द्वारा। बताइए 1799 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बेलेजली बन के आ चुका है भारत में अंग्रेज की तरफ से। तब बेलेजली एक आरोप लगाता है, समझिए कि युद्ध उसको लड़ना है, इसको हराना है, मैसूर को अपने अंदर कब्जा करना है, तो कोई ना कोई तो आरोप लगाएगा, बहाना चाहिए। तो बेलेजली एक आरोप लगाता है क्या, कि जो टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान चाल चल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। कहां से, अपना गुप्तचर भेज के, कहां, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, अरब और मॉरिशस। ये फ्रांस का द्वीप था दोस्त। तो बेलेजली जो है आरोप लगाता है इसके पर, टीपू सुल्तान पर, कि तुम अफगानिस्तान, अरब और मॉरिशस में अपना गुप्तचर जो है भेज के, रॉ एजेंट, जो आज के समय में समझिए कि रॉ एजेंट जो आईबी काम करता है भारत के लिए, तो उसमें बोल रहा है कि तुम यहाँ भेज के अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो इसको बहाना चाहिए था। तो ये सब कारण बन रहा था चतुर्थांग मैसूर युद्ध का। अब ये सब कारण बना, तो इस युद्ध में क्या होता है ना, ये युद्ध कर देता है। अब उसके बाद में इसका विशेषता क्या था, इस युद्ध का विशेषता था, एक और बात देखिए, बेलेजली एक बात बोलता है इसको, टीपू सुल्तान को। बेलेजली आपको पता है कि एक चीज लेके आया था भारत में, सहायक संधि, उसको फाइनल शेप देने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि सहायक संधि के थ्रू हम बहुत से बहुत राजा को क्या करेंगे, अपने अंदर कर लेंगे। तो सहायक संधि बोलता है, टीपू सुल्तान को ऑफर देता है, बोलता है कि देखो भाई तुम सहायक संधि साइन कर लो मेरे से, सहायक संधि साइन कर लो। अब सहायक संधि साइन करने के लिए बोलता है बेलेजली इसको, टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान सहायक संधि में जानते हैं, सहायक संधि ऐसा चीज है, इसको कूटनीति में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अब शॉर्ट में आपको बता देते हैं। सहायक संधि ऐसा चीज है दोस्त कि आपको सेना नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप इसको साइन कर लेते हैं ना, तो आप राजा हैं, तो आपको सेना आपको खत्म कर देना पड़ेगा, और अंग्रेज का सैनिक आपको मदद करेगा युद्ध लड़ने के लिए। तो टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि साइन कर पाएगा? बोलेगा कि अला हम, तुमको युद्ध न लड़ना है, लड़ो हमसे, हम शेर की तरह जिंदा रहना चाहते हैं, भेड़ की तरह नहीं जिंदा रहना चाहते, तुम्हारा गुलाम बन के हम जीना नहीं चाहते हैं, बेलेजली को बोलता है। तो बेलेजली भी सोचता है कि साला ये कैसा नेता है भाई, मेरा बात नहीं मान रहा है, सहायक संधि नहीं साइन करना चाह रहा है। तो सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है, ये अस्वीकार कर देता है दोस्त, सहायक संधि अस्वीकार कर देता है टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान सहायक संधि अस्वीकार कर देगा, और इतना सारा बहाना ढूंढ लिया है अंग्रेज इसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो 1799 ईस्वी में क्या होगा जानते हैं? 1799 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण कर देता है, मैसूर पर आक्रमण कर देता है दोस्त। अब मैसूर पर आक्रमण कर देता है अंग्रेज, किसके किसके साथ मिलके? मराठा के साथ भी मिलके, निजाम के साथ मिलके, और अंग्रेज खुद, तीनों मिलके समझिए टीपू सुल्तान के खिलाफ मैसूर पर आक्रमण कर देता है। और श्रीरंगपट्टनम में दोस्त बोला जाता है, श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। अब इसी तरह से जब आक्रमण कर दिया अंग्रेज तीनों मिलके, मराठा, निजाम, हैदराबाद का और अंग्रेज तीनों मिलके जब आक्रमण कर दिया मैसूर पर, तो श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते लड़ते अंग्रेज टीपू सुल्तान मरता है, क्योंकि टीपू सुल्तान कभी हार मानने वाला था नहीं। तो युद्ध लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाएगा तो इसके बाद दोस्त इसका परिणाम हम लोग देखिए कि संधि नहीं होगा कोई, कहा कि अब जब राजा ही नहीं बचा है, मर गया ना, राजा मर गया टीपू सुल्तान, तब संधि किससे अंग्रेज करेगा? तब अंग्रेज क्या करता है, अंग्रेज जो है, जो पुराना वडियार वंश याद करिए, जो वडियार वंश का शासन चला आ रहा था मैसूर में, उसके बाद ना हैदर अली टीपू सुल्तान लिया था अपने कमांड में। तो वो जो पुराना एक राजा बचा हुआ रहता है वडियार वंश का, वडियार वंश का राजा बचा रहता है दोस्त चिक्का कृष्णराज तृतीय, चिक्का कृष्णराज तृतीय बचा रहता है। अब इसको, ये जो वडियार वंश का राजा था ना चिक्का कृष्णराज तृतीय, अंग्रेज बोलता है इसको राजा नियुक्त कर देता है। मैसूर पर पूरा तरफ से कब्जा हो गया, 100% कब्जा। तृतीय आंग्ल मैसूर में आधा कब्जा हुआ था,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद समझिए कि पूरा का पूरा मैसूर अंग्रेज के अधीन आ जाता है। और उसके बाद जो वहां पुराना जो बडियार वंश चला आ रहा था वो चिक्का कृष्णराज तृतीय को राजा नियुक्त कर देता है अंग्रेज। और इसको बोलता है ना कि अब तुमको राजा बना दिए हैं तो तुम ज्यादा दिमाग में मत लगाना, तुम सेना तेना भी मत रख ले रखना। अब बेलेजली का है कि उसमें गवर्नर जनरल है, तो बेलेजली क्या बोलता है इसको कि तुम क्या करो, सहायक संधि हमको से साइन कर लो। लगभग आप समझ सकते हैं कि सहायक संधि जो था, सहायक संधि थोप दिया जाता है दोस्त, सहायक संधि थोप दिया गया मैसूर पर, सहायक संधि थोप दिया गया चिक्का कृष्णराज तृतीय जो बडियार वंश के राजा को नियुक्त करके। और विशेषता में एक बात और याद रखिएगा कि इसमें गवर्नर जनरल कौन था, विशेषता में याद रख लीजिएगा बेलेजली था, अंग्रेज का गवर्नर जनरल बेलेजली था। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट अंग्रेज का, तो बेलेजली था दोस्त। तो इसी तरह से जब बेलेजली पूरा मैसूर पर चौथा युद्ध लड़ता है और पूरा कब्जा कर लेता है, तो बेलेजली एक बात बोलता है कि टीपू सुल्तान के बारे में आपको बोले कितना अच्छा नेतृत्व था, कितना मजबूत था, शेर की तरह जीना चाहता था, तो इस तरह की बात बोला जाता है। तो बेलेजली अब बोलता है ना कि हम बहुत मजबूत राजा को अब हरा दिए हैं, और जब मजबूत राजा को हरा दिए हैं तो खुश भी होता है बेलेजली। बेलेजली एक बात बोलता है कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, क्योंकि जब इतना बड़ा बड़ा राजा को हरा दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया, बंगाल पर कब्जा पहले से कर चुका है, और मराठा को बीच बीच में आपको देखेंगे, मराठा पढ़ेंगे इसके बाद तो मराठा को भी किस तरह से हरा रहा है। तो इसीलिए बेलेजली एक स्टेटमेंट देता है कि पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। और इसके बाद इसी तरह से दोस्त हम लोग अब मैसूर के बारे में पूरा खत्म कर चुके हैं, पूरा मैसूर का इतिहास से लेके मैसूर को किस तरह से 4 गो युद्ध लड़के अंग्रेज अपने अधीन कर लिया। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू। आप लोग का अगर लेक्चर पसंद आ रहा है लेक्चर सीरीज, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्त। अगला क्लास में हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे।